अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ेंगे आज ओजेनेसिस को। किसको स्टडी करेंगे? ओजेनेसिस को। ओजेनेसिस क्या होता है? ओजेनेसिस हमारे पास जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ ओवा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था जेनेसिस का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए ना, जेनेसिस के लफ्ज़ का मतलब होता है प्रोडक्शन। जेनेसिस के लफ्ज़ का जो मतलब है ना बच्चे, वो होता है हमारे पास जनरेशन या प्रोडक्शन। तो हमारे पास जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ ओवा को हम जो है ना वो ओजेनेसिस कहते हैं। सर ओवा क्या होता है? सर ओवा हमारे पास जो होता है वो एग होता है। ठीक है, तो जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है बच्चे, अब हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था वो तो बिल्कुल सिंपल था। हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, उससे फिर स्पर्मेटिड्स और एंड पे हमारे पास स्पर्म। लेकिन ये जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा हमारे पास जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये अगर मेरे पास जो है वो यूट्रस में बनाऊं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है यूट्रस का अगर मैं बना दूं आपके सामने, ये हमारे पास फिलोपियन ट्यूब्स और फिलोपियन ट्यूब्स के आगे ये इस तरह हमारे पास फिम्ब्रे आए। ठीक है, फिम्ब्रे अगर हमारे पास प्रेजेंट हो तो हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारे पास ऑलमंड शेप जो है ना वो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऑलमंड शेप ओवरीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलमंड शेप ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। सर इन ओवरीज के अंदर हमारे पास जो है ना ये ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहली बात आप लोगों ने जो याद रखनी है कि ओजेनेसिस का प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है? टेक प्लेस इन ओवरीज। टेक प्लेस इन ओवरीज। ओजेनेसिस का प्रोसेस हमारे पास किधर होता है? ओजेनेसिस का प्रोसेस हमारे पास ओवरीज के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, तो आपने कहना है ओजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो ओवरीज में हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं बनाने लगा हूँ ओवरीज की जर्मिनल एपिथीलियम। ये है ओवरीज की हमारे पास जो है ना वो एपिथीलियम है। ये ओवरीज की क्या है? एपिथीलियम। जो इसकी कवरिंग होती है उसको कहते हैं हम जर्मिनल एपिथीलियम। जैसे टेस्टिस के अंदर जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स थी उनको हमने जर्मिनल एपिथीलियम, उसकी जो कवरिंग थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, उनको हमने जर्मिनल एपिथीलियम का नाम दिया था। ठीक है, इस जर्मिनल एपिथीलियम से हमारे पास कुछ सेल्स निकलते हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं ओगोनिया। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को हम कहते हैं बच्चे ओगोनिया। ओगोनिया। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ओगोनिया। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो सेल्स होते हैं हमारे पास ये डिप्लॉयड होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? ये सेल्स हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यानी इनके अंदर 2n जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो इनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास, बल्कि मैं आपको आगे जाके सारा बताऊंगा। ठीक है, अब ओगोनिया क्या करता है? ओगोनिया सर आगे हमारे पास वही सेम प्रोसेस माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस करेगा तो उससे सर क्या बनेगा? उससे हमारे पास बनेगा प्राइमरी ओसाइट। जैसे हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, इसी तरह यहाँ पे ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट्स जो है ना वो हमारे पास बन रहे होते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब आपने ना एक बात याद रखनी है कि ये जो प्राइमरी ओ साइट है ना, प्राइमरी ओ साइट, ये प्राइमरी ओ साइट आगे क्या करेंगे? ये हमारे पास जिस तरह वहां पे हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये प्राइमरी ओ साइट्स आगे मेयोसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेयोसिस। तो सर ये हमारे पास ना मेयोसिस करेंगे आगे। और कौन सी मेयोसिस पहले होती है हमारे पास? मेयोसिस वन। मेयोसिस वन। ठीक है, अब क्या होगा सर? ये जब मेयोसिस कर रहे होंगे ना, मेयोसिस वन जब कर रहे होंगे हम, तो ये सर ये मेयोसिस वन का जो फेज होता है हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज। अभी ये प्रोफेज शुरू ही करेंगे कि ये हमारे पास वहां पे रोक दिए जाएंगे। ये हमारे पास क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे इनको ना ब्लॉक कर दिया जाएगा कि आपने इससे आगे जो है ना वो नहीं मूव करना। ठीक है, प्रोफेज वन में इनको जो है ना वो रोक दिया जाएगा। और प्रोफेज वन की भी कौन सी स्टेज पिटाई की? स्टेज के अंदर हमारे पास इनको जो है ना सर वो रोक दिया जाएगा, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और सर आपने याद रखनी है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना, स्पर्म जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हुए होते हैं सारी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है ना सर वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। स्पर्म की प्रोडक्शन आपने याद रखना है बच्चे, थ्रू आउट द लाइफ होती है।
ठीक है, लाइफ लॉन्ग हमारे पास उनकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन ये जो एग्स की प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है, या आप कह दें ये जो हमारे पास एग की प्रोडक्शन होती है, एग की प्रोडक्शन बच्चे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फीटल लाइफ में होती है, यानी जब बेबी जो है वो मदर के अंदर इम्प्लांट होता है, प्लेसेंटा में होता है, प्रेगनेंसी में होता है हमारे पास, सिर्फ तब भी हमारे पास इन एग की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा ये हमारे पास सारी जिंदगी में फीमेल की दोबारा प्रोड्यूस नहीं होते। एक ही दफा सारे के सारे जो एग है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, कब? हमारे पास फीटल लाइफ में। ठीक है, तो ये आपने एक और एमसीक्यूज भी जो है ना वो याद रखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट मिलियन के करीब हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, मिलियंस हमारे पास ये एग प्रोड्यूस होते हैं, और इसके बाद जो है ना ये हमारे पास एग्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि 50 एज के बाद जब सारे के सारे एग जो है ना वो हमारे पास खत्म हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास फीमेल अब ओव्यूलेशन ही कर सकती, और उस फेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती, ओव्यूलेशन भी नहीं होती, और उस फेज को हम बोल देते हैं मेनोपॉज। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब सर ये देखिए मैंने आपको बताया ये जो सारा का सारा प्रोसेस था जर्मिनल एपिथेलियम से प्राइमरी ओसाइट का बनना, प्राइमरी ओसाइट का हमारे पास म्योसिस 1 करना, ये हमारे पास, और म्योसिस 1 के प्रोफेज में रुक जाना, ये सारा प्रोसेस हमारे पास फीटल लाइफ में हो रहा होता है। ये कहाँ पे हो रहा होता है? फीटल लाइफ में ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है। यानी आप कहेंगे कि सर जब कोई हमारे पास लड़की पैदा होती है, कोई जो है वो डॉटर पैदा होती है, तो उस डॉटर के अंदर कौन से जो है उसकी ओवरीज के अंदर जो है वो सेल्स पड़े होते हैं, तो उसकी ओवरीज के अंदर सर प्राइमरी ओसाइट, वो हम हमसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जब अ गर्ल इज बोर्न तो उसके ओवरीज के अंदर कौन से सेल होंगे? अ गर्ल इज बोर्न with primary oocytes in her ovaries. Sorry बच्चे, a girl is born with primary oocytes in her ovaries. क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अ गर्ल इज बोर्न विद प्राइमरी oocytes इन हर ओवरीज। क्लियर है? फिर क्या होगा सर? फिर हमारे पास जो है ना जब तक वो जो डॉटर है या वो जो फीमेल है वो हमारे पास प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच जाती, बलोगत तक नहीं पहुंच जाती, प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारे पास उसके अंदर ये प्राइमरी oocyte जो है ना ये म्योसिस 1 के अंदर जो है प्रोफेज 1 के अंदर रुके रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी प्यूबर्टी होगी वो 10 to 12 ईयर्स की होगी, 10 to 12 ईयर्स की होगी। ठीक है, बल्कि मैं ना इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारे पास कब तक रुका रहता है? ये हमारे पास जो है वो स्टॉल्ड रहता है। स्टॉल्ड का मतलब होता है ब्लॉक रहता है, स्टॉल्ड अप टिल प्यूबर्टी। ठीक है, अप टिल प्यूबर्टी, अप टिल प्यूबर्टी जो है ना हमारे पास ये जो है ये स्टॉल्ड रहता है। ठीक है, अप टिल प्यूबर्टी। लेकिन जैसे ही जो है वो 10 to 12 ईयर्स जो है वो फीमेल 10 to 12 ईयर्स की होती है, उसकी प्यूबर्टी जो है वो खत्म स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो एक अडल्ट के अंदर चेंज होने लगती है, तो ये प्राइमरी oocyte अपनी म्योसिस 1 को कंप्लीट करते हैं। म्योसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारे पास क्या बनता है? म्योसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है और बच्चे हमारे पास बनते हैं दो चीजें। क्या क्या सर हमारे पास बनता है? एक तो हमारे पास बनता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा सर हमारे पास बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरी चीज क्या बनेगी हमारे पास? दूसरी चीज बनेगी हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। सर ये पोलर बॉडी क्यों बनती है ये मैं आपको इसका ना एंड पे जाके एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी आपने याद रखना है कि प्राइमरी oocyte ना 2n थे। ठीक है, डिप्लॉयड थे क्योंकि ये माइटोसिस के जरिए बने थे। अब म्योसिस हुई है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये हमारे पास 1n होता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है ना ये हमारे पास स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करेंगे हमारे पास म्योसिस 2। सेकेंडरी oocyte क्या स्टार्ट करेंगे? सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करेंगे सर हमारे पास म्योसिस 2। ठीक है, अब ये जब म्योसिस 2 स्टार्ट करेंगे ना तो जब ये म्योसिस 2 के फेज पे पहुंचेंगे, मेटा फेज पे, ठीक है, हमें पता है ना म्योसिस के 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं म्योसिस के। ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, एनाफेज,
मेटाफेज और टीलोफेज। मेटाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, 4 फेज होते हैं हमारे पास मेयोसिस के। तो जब ये मेटाफेज पे पहुंचेंगे ना बच्चों, तो ये रुक जाएंगे, ये दोबारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो जब ये मेयोसिस 2 के हमारे पास मेटाफेज पे पहुंचेंगे ना बच्चे, मेटाफेज पे, तो सर ये दोबारा जो है ना, दोबारा इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोबारा इनको डिवीजन करने से रोक दिया जाएगा, स्टॉल्ड कर दिया जाएगा, दोबारा इनके सामने जो है वो बैरियर लगा दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा इनके सामने जो है ना वो बैरियर लगा दिया जाएगा, स्टॉल कर दिया जाएगा। और ये बैरियर कब तक लगेगा? ये बैरियर तब तक लगेगा जब तक हमारे पास इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। स्टॉल्ड अप टिल फर्टिलाइजेशन, जब तक हमारे पास इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती तब तक हमारे पास जो है ना वो इनके ऊपर ये बैरियर जो है ना वो लगा रहेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें, 2 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूँ। और वो एमसीक्यूज क्या है? देखिए हमारे पास फर्टिलाइजेशन किधर जाके होती है, ये देखिए, ये मेरे पास बल्कि ऊपर मैंने ओवरीज बनाई हुई थी, ठीक है, सॉरी यूटरस बनाया हुआ था। फर्टिलाइजेशन हमारे पास किधर होती है? फर्टिलाइजेशन हमारे पास ये जो ये वाला रीजन होता है फ्लोपियन ट्यूब्स का, एम्पुलरी रीजन हमारे पास, एम्पुला में जो है ना वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। इसका मतलब है इन सेकेंडरी ओसाइट्स को ओवरीज से निकल के इस एम्पुलरी रीजन तक जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के जरिए। ठीक है, और जब ओवरीज से हमारे पास एग निकलता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। इसका मतलब है ओव्यूलेशन में हमारे पास जो चीज निकलती है वो हमारे पास एग नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होता है। सेकेंडरी ओसाइट एग में कब चेंज होगा? वो अपनी मेयोसिस 2 तब कब कंप्लीट करेगा? वो कब उस वक्त कंप्लीट करेगा जब स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा, तब वो एग बनेगा। तो जो हमारे पास ओव्यूलेशन के टाइम में जो चीज निकल रही होती है ना बच्चे, ये आपने याद रखना है, एग नहीं होता। वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, वो हमारे पास एग नहीं होता ओव्यूलेशन के टाइम पे, वो हमारे पास क्या होता है? वो सेकेंडरी ओसाइट, वो एग की एक इमेच्योर फॉर्म होती है। सेकेंडरी ओसाइट जो होता है ना वो हमारे पास ओव्यूलेशन में जो है ना वो रिलीज होता है। ओव्यूलेशन में हमारे पास एग या ओवा नहीं रिलीज होता और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। और आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन कब होती है? मेंस्ट्रुएशन तब होती है जब हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट को आके कोई स्पर्म फर्टिलाइज ना कर सके, और वो हमारे पास जो है ना फिर क्या होता है कि वो एग डीजनरेट करके हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज में बॉडी से रिलीज हो जाता है अलोंग विद द ब्लड। तो ये भी याद रखना है कि मेंस्ट्रुएशन में क्या चीज बॉडी से एक्सपेल होती है, वो जो ब्लड के साथ, तो वो भी हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट जो है ना वो एक्सपेल होता है। वो आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? एग प्रेजेंट होता है कि सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है? तो आपने कहना है सेकेंडरी ओसाइट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एग प्रेजेंट नहीं होता। एग सिर्फ तब बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट मेयोसिस 2 कंप्लीट करके एग सिर्फ तब बनाएगी जब कोई स्पर्म आएगा बाय, और स्पर्म जो है वो सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करेगा। अगर हमारे पास स्पर्म आ जाता है, ये देखिए स्पर्म अगर आ गया, इफ स्पर्म अराइव्स, अगर स्पर्म आ गया और उस स्पर्म ने जो है वो आके, उस स्पर्म ने जो है वो आके हमारे पास फर्टिलाइजेशन कर दी, फिर हमारे पास जो है ना सर, फिर हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मेयोसिस 2 को कंप्लीट करेगा। और फिर जब मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी तो हमारे पास 2 चीजें बनेंगी। एक हमारे पास बन जाएगा हमारा जो ओवम या जो हमारा एग होता है वो हमारा जो है वो लार्ज ओवम बन जाएगा, और साथ हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। क्लियर है बच्चे? सेकंड पोलर बॉडी जो है ना वो बनेगी। ये मैंने 3 बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं, ठीक है, कि जब फीमेल बोर्न होती है तो उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट होते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन के दौरान कौन सी चीज रिलीज होती है? सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। और मेंस्ट्रुएशन वाले ब्लड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? उसमें भी सेकेंडरी ओसाइट जो है ना वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चे? अब ना एक आखिरी बात जो मैं आपको बताने लगा वो क्या है कि वो है हमारे पास पोलर बॉडी। सर पोलर बॉडीज क्यों बनती हैं? पोलर बॉडीज क्यों बनती हैं? सर पोलर बॉडीज इसलिए बनती हैं हमारे पास कि सर देखें हमारे पास जो एक सेल है, ये देखें, ये मेरे पास जो है वो स्टार्ट में एक सेल है प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, ये प्राइमरी ओसाइट। इसमें क्या होता है? ये प्राइमरी ओसाइट अनइक्वल डिवीजन करता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म करता है, जिससे एक बड़ा सेल बनता है, ठीक है, और एक छोटा सेल बनता है। छोटा सेल बनता है हमारे पास, बल्कि इससे भी छोटा सेल जो है ना वो हमारे पास बनता है। ब्लू से मैं इसको बनाता हूँ, छोटा सा सेल बनता है।
अनइक्वल डिवीजन होती है हमारे पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म की, जिससे हमारे पास जो है वो पोलर बॉडी जो है ना वो बनती है। अब ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म क्यों होती है हमारे पास? ये इसलिए होती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे पास इस ओ साइड के अंदर चले जाएं, ठीक है, ओ साइड के अंदर चले जाएं या ओवा के अंदर चले जाएं, और थोड़े न्यूट्रिएंट्स जो है वो पोलर बॉडी के अंदर जाएं, ठीक है। इसकी वजह यह है कि एग ने तो आगे सर्वाइव करना है हमारे पास, ठीक है, फलोपियन ट्यूब्स में जाके उसने थोड़ी देर के लिए रुकने हैं, उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट होता है ना वो हमारे पास उसके अंदर भेज दिया जाता है, एग के अंदर या ओ साइड के अंदर भेज दिया जाता है। और फर्स्ट पोलर बॉडी को या सेकंड पोलर बॉडी को जो है वो हमारे पास कम साइटोप्लाज्म और कम न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो फौरन ही उसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम अनइक्वल सेपरेशन करते हैं साइटोप्लाज्म की, कि जो ज्यादा सामान है वो एग के पास जाए, उसने आगे सर्वाइव करने, पोलर बॉडी के पास कम जाए, बेशक वो जो है ना वो आगे जाके मर जाए, हमें उससे कोई फायदा नहीं है। हमें एग को बचाना है तो हम एग को जो है वो ज्यादा सामान देंगे, और जो हमारे पास पोलर बॉडी है उसको हम कम सामान देंगे। क्लियर है बच्चे? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना अगला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। ये मैंने आपको ओजेनेसिस के ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर जो है ना वो दिया है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सर ऐसी डिजीजेज जो हमारे पास किसी सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जो है वो ट्रांसमिट हो, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैं कहूंगा कि हमारे पास ऐसी डिजीजेज जो किसी सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जो है वो ट्रांसफर हो, डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडीज। क्लियर है बच्चे? बच्चे एसटीडीज में हमारे पास जो है ना सबसे पहले अगर मैं एसटीडीज की बात करूं ना, एसटीडीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एसटीडीज की अगर मैं आपके सामने ना बात करूं ना, तो एसटीडीज में हमारे पास सबसे पहली जो आती है ना, सबसे पहली वो आती है हमारे पास गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो है ना एसटीडीज में हमारे पास सबसे पहले आती है, ठीक है। सर गोनोरिया किसकी वजह से होती है? गोनोरिया हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है निसीरिया गोनोरिया, ठीक है। एन गोनोरिया के नाम से आप इसको याद रख लें, इस वजह से हमारे पास जो है वो गोनोरिया की बीमारी होती है, ठीक है। और इसके अंदर सर होता क्या है? इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सर इसके अंदर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का जो है ना वो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। यूरिनरी इन्फेक्शन यानी यूरेटर्स का इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन, ठीक है। साथ इसके अंदर जेनिटल इन्फेक्शन होता है, जेनिटल मींस ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। पेनिस वगैरह, यूट्रस वगैरह, वजाइना वगैरह, इनका जो है वो इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर हमारे पास आई इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर हमारे पास आई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आई इन्फेक्शन, इसके अंदर हमारे पास आई इन्फेक्शन होता है। क्लियर है बच्चे? दूसरी हमारे पास जो एसटीडी है ना बच्चे वो है साइफिलिस, साइफिलिस, साइफिलिस हमारे पास दूसरी हमारी जो है वो एसटीडी है, ठीक है। और साइफिलिस में बच्चे, साइफिलिस किसकी वजह से होती है? साइफिलिस हमारे पास जो है ना वो एक स्पाइरोकीट होता है, एक पैरासाइट होता है, एक प्रोटोजोन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपानोमा पैलेडियम, ट्रिपानोमा पैलिडियम या पैलेडियम, ठीक है, ट्रिपानोमा पैलिडम, ठीक है। सर ये साइफिलिस के अंदर क्या होता है? साइफिलिस के अंदर ना हमारे पास बहुत ज्यादा जो है ना वो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो इसमें भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे सिस्टम जो है ना वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इनमें भी मैं आपको तीन बातें बताऊंगा, ठीक है। ट्रिपानोमा प्लेडियम की वजह से साइफिलिस में हमारे पास हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो खराब होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खराब होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना
वो ख़राब होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन होता है, वही हमारा जेनिटल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। इसके अलावा आइज़ और बोन्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आइज़ और बोन्स का हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आइज़ और बोन्स का। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का हमारे पास जो है वो इसके अंदर इन्फेक्शन होता है, सीएनएस का, हार्ट का हमारे पास जो है वो इसके अंदर इन्फेक्शन होता है, और साथ स्किन का इन्फेक्शन होता है हमारे पास, स्किन का जो है वो इन्फेक्शन होता है। अब सर साइफिलिस की ना 3 स्टेजेस होती हैं। साइफिलिस की ना सर कितनी स्टेजेस होती हैं? साइफिलिस की सर हमारे पास ना 3 स्टेजेस होती हैं, और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं सर इसकी, साइफिलिस की, और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? वो 3 स्टेजेस हमारे पास, पहली स्टेज होती है जिसमें ना पेशेंट को जो है ना वो हमारे पास एक चैंकरे डेवलप हो जाता है। हमारे पास क्या चीज़ डेवलप होती है? चैंकरे। सर ये क्या होता है? ये ना स्किन के ऊपर जो है ना, जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ होता है ना, वहाँ पे देखें ये स्किन है, स्किन के ऊपर ना एक फोड़ा टाइप या अल्सर टाइप जिसको हम कहते हैं ना, हार्ड सा वो अल्सर टाइप जो है ना वो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। इसको हम शैंकरे बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? शैंकरे। तो पहली स्टेज में जो प्राइमरी स्टेज होती है ना, उसको हम, उसके अंदर हमारे पास क्या इसके अंदर बनता है? शैंकरे। तो प्राइमरी स्टेज में जो है ना वो हमारे पास शैंकरे जो है ना वो बनता है, प्राइमरी स्टेज, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी स्टेज है? ये हमारे पास प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। प्राइमरी स्टेज के अंदर हमारे पास जो है ना वो पेशेंट को जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ होता है वहां पे हमारे पास ना चैंकरे बनना शुरू हो जाता है। सर इसकी दूसरी स्टेज जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें क्या होता है? उसमें पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना बच्चे रैशेज जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रैशेज ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाते हैं? रैशेज जो है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये कौन सी स्टेज में होते हैं? ये सेकेंडरी स्टेज में होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में ये हमारे पास जो है ना ये काम होता है। सर टर्शरी स्टेज जो होती है ना साइफिलिस की, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये हमारे कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट को और सीएनएस को जो है ना वो अफेक्ट कर देता है, ठीक है। हाँ, हमारे पास सीएनएस और जो सीवीएस है, कार्डियोवास्कुलर, सीवीएस मींस हार्ट, ठीक है, इनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरी स्टेज के अंदर सीएनएस और सीवीएस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टर्शरी स्टेज जो है ना वो हमारे पास कहलाती है, ये इसकी टर्शरी स्टेज हमारे पास कहलाती है। क्लियर है बच्चे? तो ये साइफिलिस का एक डिटेल मैंने आपको बताया। साइफिलिस किस वजह से होता है? ट्रिपनोमा प्लेडियम की वजह से होता है। क्लियर है बच्चे? उसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, अगली हमारे पास आती है एड्स। क्लियर है बच्चे? अगली हमारे पास आती है एड्स। एड्स हमारे पास नेक्स्ट एसटीडी है हमारी, ठीक है। एड्स आप जानते हैं इसको, इम्यूनो एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास होता है एचआईवी वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से। ये हमारे पास एचआईवी वायरस की वजह से हमारे पास जो है ना ये एड्स जो है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास इसमें CD4 हेल्पर सेल जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास CD4 हेल्पर सेल्स जो होते हैं ना बॉडी के, वो कम हो जाते हैं। CD4 हेल्पर सेल्स क्या होते हैं? CD4 हेल्पर सेल्स हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स का ना जो है वो एक टाइप होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के एक टाइप होते हैं जो हमारी बॉडी का ना इम्यून सिस्टम के तौर पे काम कर रही होती हैं। CD4 सेल्स जो होते हैं ना वो हमारा इम्यून सिस्टम का जो है ना वो पार्ट होते हैं। CD4 सेल्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। CD4 सेल्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। CD4 सेल जो होते हैं वो हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम का जो है ना वो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर CD4 सेल जो होते हैं ना वो हमारे पास कम हो जाते हैं। अब CD4 सेल जब कम होगी ना तो हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वीक हो जाएगा, तो हमारे पास इम्यूनिटी जो है ना वो कम हो जाती है। एक पेशेंट के अंदर जो इम्यूनिटी होती है ना वो बच्चे हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। अब जब इम्यूनिटी कम होगी तो डिफरेंट बीमारियां जो है ना वो हमारे पास होने का चांस उसको ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है कि रिकरेंस ऑफ डिफरेंट अदर डिजीजेज जो है वो ज्यादा, रिकरेंस क्या होते हैं? रिकरेंस का मुराद होते हैं चांसेस, तो हमारे पास दूसरी बीमारी होने के चांसेस जो होते हैं ना वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। रिकरेंस ऑफ अदर डिजीजेस। एड्स क्या है? एड्स बेसिकली आपकी एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब करती है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी ना तो आपके पास क्या होगा कि रिकरेंस ऑफ दूसरी बीमारियां लगने का आपके पास चांसेस जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। रिकरेंस ऑफ अदर डिजीजेस,
ठीक है, रीअकरेंस ऑफ अदर डिजीजेज। सर इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एड्स की आपने याद रखना है कि एड्स की ना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, नो ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है एड्स की। ड्रग्स के जरिए थोड़ा बहुत जो है आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ड्रग्स के जरिए, मेडिसिन के जरिए आप इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई अभी तक हमारे पास जो है ना वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, नो ट्रीटमेंट, ड्रग्स कैन डिक्रीज सिम्टम्स। ड्रग्स जो है वो हमारे पास मेडिसिन इसके सिम्टम्स कम कर सकती हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली ट्रीट जो है ना वो नहीं कर सकती। ड्रग्स कैन डिक्रीज सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके ट्रांसमिटेड होने के, एचआईवी के ट्रांसमिशन के कितने जो है वो तरीके हो सकते हैं, एचआईवी किन किन तरीकों के जरिए जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिट हो सकता है एक पेशेंट से दूसरे बंदे के अंदर, ठीक है, ट्रांसमिशन वेज। ठीक है, एचआईवी के ट्रांसमिशन वेज कौन कौन से हैं सर? ठीक है, ब्लड के जरिए हो सकता है ये, ठीक है, ब्लड के जरिए हो सकता है एचआईवी ट्रांसफर। ठीक है, और किसके जरिए हो सकता है? नीडल्स के जरिए हो सकता है। ठीक है, नीडल्स के जरिए हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए हो सकता है, और जो वेजाइनल फ्लूइड होता है उसके जरिए हो सकता है। वेजाइनल फ्लूइड के जरिए जो है ना ये हमारे पास हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हमारे पास वेजाइनल फ्लूइड का जब कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो है एड्स होने के चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए हमारे पास एड्स होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक उसने बात लिखी हुई है, देखिए ये जो मैंने सारी की सारी आपको एसटीडीज बताई है ना, अब अगर एक मदर को ये सारी की सारी, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर एक मदर को जो है ना ये सारी की सारी एसटीडीज हैं, मदर को अगर ये कोई भी इसमें से एसटीडी है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर एक मदर को कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और वो प्रेग्नेंट, तो वो प्रेग्नेंट हुई है अगर, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपना जो बेबी होगा उसको ये सारी की सारी एसटीडीज ट्रांसफर कर सकती है। कैन ट्रांसफर एसटीडीज टू बेबी, ठीक है, कैन ट्रांसफर एसटीडी टू बेबी। ठीक है, कोई सी भी इसमें जो है ना साइफिलिस होगी, गोनोरिया होगी, ये बात याद रखनी है कि अगर एक मदर को जो है वो एसटीडी है तो वो अपने बेबी को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जो है ना वो एसटीडी ट्रांसफर कर सकती है। इसके डिफरेंट जो है ना वो वेज होते हैं। अगर वो पैदा हो गया तो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए ट्रांसफर कर सकती है। जब हमारे पास लेबर हो रहा होता है, बेबी जो है वो मदर की बॉडी से जब एक्सपेल हो रहा होता है तो उसके ब्लड के साथ मिलने से, मदर के ब्लड के साथ कांटेक्ट आने में इसको, बेबी को हमारे पास जो है वो एसटीडी हो सकती है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं एसटीडी होने के हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है अगर एक मदर को एसटीडी है ना तो वो अपने जो बेबी होगा उसको भी एसटीडी जो है ना वो ट्रांसफर कर देगी।